आज के युग में मोबाइल हर किसी की ज़रूरत बन गया है। जब देखो हर वक्त मोबाइल उनके इर्द गिर्द रहता है। तो इस मामले में जहां बड़ों के लिए मोबाइल बेहद ज़रूरी बन गया है, बच्चे भी इस बात से बिल्कुल भी अछूते नहीं हैं। जब जब बड़ों का मोबाइल खाली होता है तो बच्चे इसको छीन के ले जाते हैं और अपनी मनपसंद वीडियो देखने लगते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक घर के अंदर दो सगे भाई होते हैं। दोनों ही सगे भाई को मोबाइल लेकर छुपकर देखने की आदत थी। उनके माँ बाप इनको समझाते हैं, कहते हैं कि तुम हमेशा झगड़ा करते रहते हो, दोनों सगे भाई हो, आपस में मिल बांट कर क्यों नहीं देखते हो। जब दोनों भाई मिल बांट कर देखने वाली बात आती है, जैसा वीडियो में देखते थे एक दिन वो वैसे ही करने लगते हैं। और जब ऐसा करते करते उन्हें एक दो नहीं बल्कि 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है, और जब उनकी अम्मी और उनके अब्बू को पता चलता है कि ये जो कर रहे थे वो बहुत भयानक है, गलत है, तो उसमें उन दोनों लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता बल्कि बेटी को ही डांटा जाता है। अपनी ही बेटी को डांट कर शांत कर देते हैं और इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मगर वही मोबाइल जिसको देखते थे, वही मोबाइल जब इस मोबाइल के माध्यम से लोगों को पता चलता है, वीडियो वायरल होती है और लोगों को ये बात पता चलती है कि दो सगे भाई अपने ही घर के अंदर इतना घिनौना कृत्य कर रहे थे, तो वाकई लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर। कानपुर का एक यतीम खाना है, अनाथालय है। उसी अनाथालय के अंदर 14 अगस्त 2022 की रात को एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 16 या 16.5 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की ने अपने हाथ की नस काट ली और वो चाहती थी कि वो मर जाए, वो जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने नस काट ली। अंधेरा हो चुका था। अचानक ही उस अंधेरे में एक और लड़की जब गुजर के जा रही तो उसका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती है। तब उस लड़की ने लाइट जलाई है। जब कमरे की लाइट जलती है तब पता चलता है कि काफ़ी खून बह चुका है। जिस लड़की का हाथ कटा हुआ था वो तुरंत शोर मचाती है। शोर सुनने के बाद जो वार्डन हैं या आसपास इसमें अनाथालय में काम करने वाले लोग हैं, वो दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि लड़की बहुत ही घायल अवस्था में है, गंभीर अवस्था में। तुरंत ही उसे उर्सला के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ उसे उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उसकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जब ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो लड़की वो चुप रहती है, खामोश रहती है, बोल नहीं पाती है। तब कहीं जाकर जब डॉक्टर परेशान हो जाता है तो वहीं जो पास का एक एसएचओ होता है, एसएचओ को फ़ोन किया जाता है और उससे कहा जाता है कि ये लड़की अपनी जान देने पर उतारू थी, खुदकुशी करने को तैयार थी, आप आइए और आकर देख लीजिए। एसएचओ यहाँ पहुँचते हैं बालराम मिश्रा, और बालराम मिश्रा ने उस बच्ची से बातचीत करने की कोशिश की। जो उस लड़की ने बताया था वो वाकई बहुत भयानक होता है, बहुत ही बुरा होता है। इसको शायद किसी को भी नहीं सुनना चाहिए था। तो उसने इस बात को कहा कि बेटा, जो बात तुमने बताई है ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसे यहीं ख़त्म कर दो और अपना इलाज कराओ और वापस अपने अनाथालय पहुँच जाओ। दरअसल उस व्यक्ति ने, उस एसएचओ ने शायद इसमें खेल कर दिया था। उस लड़की की पीड़ा सुनने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब वो लड़की एक सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बनाती है और वीडियो बनाने के बाद उसको वायरल कर देती है। वायरल करने में जब लोगों को पता चलता है, बड़े बड़े ऑफिसरों तक वो वीडियो पहुंचता है, तो लोग सुनकर हैरान थे, परेशान थे। इसके बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू होती है और जांच जब शुरू होती है तो पता चलता है कि इस लड़की ने कई सालों से कितना दर्द सहा है, कितनी परेशानी सही है। दरअसल बात कुछ यहाँ से शुरू होती है। बात है सन 2013 की। ये सगी 3 बहनें होती हैं। इसकी माँ की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। ये रहने वाली है बांदा ज़िले की, जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है। और बांदा ज़िले में रहते रहते इसके पिता इन 3 लड़कियों का ध्यान रखते या फिर अपना कुछ काम करते, इसलिए उन्होंने तीनों बेटियों को उनके ननिहाल बांदा में छोड़ दिया। कहा कि तुम्हें ननिहाल में रहना है, नानी के पास रहना है और यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए यहीं कुछ ना कुछ पैसे भिजवा दिया करूँगा। लेकिन नानी भी उन बच्चियों का परवरिश नहीं कर पा रही थी, परेशान हो जाती है। इसलिए उसने अपने परिवार की सहमति के बाद इन लड़कियों को यतीम खाने भिजवा दिया, यानी कि अनाथालय में इनको भिजवा दिया। एक लड़की 4 साल की थी, एक 5.5-6 साल की आसपास, एक कुछ ज़्यादा बड़ी थी। ऐसे ही तीनों लड़कियां अनाथालय में रहती हैं। इधर एक कानपुर में एक इलाका है नाला रोड। दरअसल नाला रोड के रहने वाले एक कारोबारी हैं जिनका नाम है महबूब और उनकी पत्नी का नाम है शाहजहां बेगम। इनको 2 बेटे तो हैं लेकिन बेटी नहीं थी। अक्सर शाहजहां बेगम कहती थी कि क्यों ना हम एक बेटी को ले लें, हम एक बेटी को लेंगे, परवरिश करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों की जो एक नीयत थी वो वाकई बहुत अच्छी नीयत थी। और ऐसे ही यतीम खाने में जाते हैं और यतीम खाने में जाने के बाद उन 3 लड़कियों में से एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 6.5 साल के आसपास होती है, सन 2013 में
उनमें से ही एक लड़की को लेकर अपने घर आ जाते हैं कानपुर नाला रोड पर बने हुए अपने घर पर। कारोबारी हैं, घर में किसी बात की कमी नहीं है, पैसा है, सब कुछ है और इस लड़की को बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। इसका एडमिशन कराते हैं और एडमिशन करा कर ये इसको रोज़ डेली स्कूल भेजते थे। घर में 2 भाई भी होते हैं। उन भाइयों को हर बार यही समझाया जाता था कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसका भी उतना ही ख्याल रखो जितना तुम एक दूसरे का ख्याल रखते हो। ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही उनके बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उन बच्चों को मोबाइल छीन कर अकेले में देखने की आदत थी और कब मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते वो पॉर्न वीडियो देखने लगते हैं पता ही नहीं चलता। और वैसे ही वीडियो देखने के बाद शायद ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने घर में भी ऐसी बात देखी थी, अपने बड़ों को देखा था, अपनी अम्मी को, अपने पापा को। ठीक वैसी ही हरकतें जब मोबाइल में देखने लगे तो छोटा वाला अक्सर मोबाइल को अपने साथ रखता था, छीनता था, लेकिन उसको बंद करना भी आता था, ऐसी साइट खोलनी भी आती थी। बड़ा वाला कहता था कि मुझे भी देखना है, लेकिन एक दिन बड़े वाले की नज़र जब छोटे वाले पर पड़ती है तो वो भी मोबाइल देखने लगता है और वही वीडियो देखने लगता है जो छोटा वाला बेटा देखता था। अब इन दोनों को ऐसी लत लगती है, ऐसी ही गंदी गंदी वीडियो देखने की। कभी छोटा देखता था तो कभी बड़ा देखता था और इसी बात पर इन दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगता था। जब जब झगड़ा होता था तो इनकी अम्मी और अब्बू दोनों समझाया करते थे कि तुम दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ा करते हो, ये लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वीडियो अगर देखते हो तो दोनों एक साथ क्यों नहीं देख लेते हो। लेकिन अम्मी और अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वीडियो देखते क्या है। फिर दोनों भाई ऐसे ही मनपसंद वीडियो देखते थे, पॉर्न साइट खोलना जान गए थे और ये सब करते करते कब उनके मन में ये ख्याल आया कि जैसा इसमें होता है या जैसे ये कर रहे हैं क्यों ना हम भी वैसे ही काम करें। और वैसे काम करने के लिए उनके घर में पल रही एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 11 या 12 साल के आसपास रही होगी, उसी बच्ची को जिसको बांदा के अनाथालय से उनकी अम्मी और अब्बू लेके आए थे, जिसको छोटी बहन बना के रखा हुआ था, उस छोटी बहन के साथ दोनों भाइयों ने मिलकर गंदा काम करना शुरू कर दिया। सन 2017 से लेके सन 2019 के आने तक ऐसे ही 2 साल लगातार ये घिनौना कृत्य करते थे। जब मन करता था तब उसके साथ गंदा काम करते थे और ये गंदा काम करने के बाद उसका वीडियो भी बनाकर कहीं ऐसी जगह सेव कर दिया करते थे जिसको वक्त आने पर वो लड़की को डरा धमका कर कह सकें कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हें हम बदनाम कर देंगे। यानी कि अपने ही घर के अंदर अपनी ही छोटी बहन को अब उसके ही भाई जो सौतेले भाई हैं, सगे भाई हैं, वो इसके साथ ऐसा धमकाते हैं, डराते हैं और लगातार लंबे समय से ऐसे ही काम कर रहे थे। वो लड़की परेशान हो जाती है क्योंकि घर में है, जब उनका मन करता था, जब उसके अम्मी उसके अब्बू दूर होते थे, जब उन्हें लगता था कि अब हमें कोई नहीं देखेगा, तब वो ऐसे काम करते थे और हर बार नए फोटोग्राफ्स नई वीडियो बनाया करते थे क्योंकि उन्हें पॉर्न वीडियो देखने के बाद उसकी जो लत लग चुकी थी। ये सिलसिला लगातार चल रहा था और वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, आहत हो जाती है, वो खाना पीना हो या पढ़ाई लिखाई हो, उसका हर जगह से मन हटने लगा था। सन 2019 आते आते उस लड़की के मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये बात अपने स्कूल में टीचरों को बताई जाए, शायद टीचर इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। एक दिन उस लड़की ने जाकर अपने स्कूल में टीचर से कहा कि टीचर मैम, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे ही भैया कुछ इस तरह से गंदा काम करते हैं। तब टीचर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद इस के माँ बाप को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उन्हें डांटा फटकारा जाता है। लेकिन ये बात उस टीचर ने किसी और से शेयर नहीं की सिवाय उसके अम्मी और उसके अब्बू के। बात तो शेयर कर ली जाती है लेकिन अम्मी अब्बू हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से टीचर को शांत कर देते हैं। कहते हैं कि ये बात यहाँ से दूर जाएगी तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये बात किसी और के कानों तक जाए। तुरंत ही इन्होंने अपनी इस बेटी का एडमिशन स्कूल से कट करने के बाद उसे घर लाते हैं और घर आने के बाद ये फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम इस लड़की को वापस अनाथालय छोड़ आएं। अनाथालय छोड़ने की पूरी प्लानिंग हो जाती है। जिन 2 बेटों ने गंदा घिनौना कृत्य किया था उनको तो सज़ा नहीं मिली, लेकिन इस लड़की को सन 2019 में कानपुर के ही एक अनाथालय में छोड़ दिया जाता है और वहाँ वो लड़की रहने लगती है। लेकिन उसका कोई दोष नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने कई बार अपनी अम्मी अपने अब्बू को बताने की कोशिश की, लेकिन शायद यही डर से कि कहीं उसको उसके घर वाले वापस अनाथालय न छोड़ दें, इसलिए शायद वो अपनी बात घर न बताकर स्कूल में बताती है और स्कूल में भी उसको वही मिलता है जिसकी उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लड़की अब अनाथालय में रहना शुरू कर देती है और आए दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन जिस दिन उसको अनाथालय भेजा गया था तो ये कह के भेजा गया था कि जाकर कह देना कि तुम्हारे अब्बू मर चुके हैं, मर गए हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया है। ये महिला जिसका नाम शाहजहां बेगम है वो खुद उसमें जाती है
अनाथालय में जाने के बाद रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि मेरा पति है ही नहीं इस दुनिया में, मेरे 2 बेटे हैं, मैं कहाँ तक इनकी परवरिश करूँगी, आप इस लड़की को अपने साथ रख लीजिए, हम इसे वहाँ से लेके आए थे। इस तरह के कोई ना कोई बहाने करने के बाद उसने उस लड़की को वापस वहीं कर दिया और वो लड़की अब तक जितना टूटी थी उससे कहीं ज़्यादा अब टूट जाती है और वो वहाँ अकेली रहती थी, परेशान रहती थी। और एक दिन पता चलता है कि उस लड़की के पिता को पता चल जाता है कि वो उसकी बेटी कहाँ है। उसका बाप उससे मिलने जुलने के लिए अक्सर आ जाया करता था, लेकिन कभी उसको अंदर आने ही नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर ये मैसेज दिया था कि इसका बाप मर चुका है। मरने की जो बात कही गई थी वो नकली बाप की गई थी, जबकि असली बाप उसका जिंदा था। जो सौतेला बाप है वो भी जिंदा था, असली वाला बाप भी जिंदा था, लेकिन ये बता के भेजा गया था कि तुम्हारा बाप मर चुका है। उसने शुरुआत में यही बात बताई थी। अब इसका जो बाप असली वाला है, जो बांदा ज़िले के रहने वाला था, वो बार बार आता था, लेकिन उसको बार बार धमका के डरा के भगा दिया जाता था। लेकिन 14 अगस्त को वो व्यक्ति एक बार फिर आता है गेट पर अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती है और वो वहाँ से चला जाता है। और बेटी जब देखती है अपने ही बाप को वापस जाता हुआ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और 14 अगस्त की रात को उसने फ़ैसला लिया कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो अब इस दर्द, इस परेशानी से बिल्कुल भी रह नहीं सकती, जी नहीं सकती। तब ये बात डॉक्टर तक पहुँचती है। डॉक्टर SHO को फ़ोन करता है। SHO जो होता है उसके बारे में पता चलता है कि SHO बालराम मिश्रा ने कुछ पैसे लेकर इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, शायद इसलिए ये मामला दब नहीं पाया। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। सोशल मीडिया पर जब इस लड़की की वीडियो आती है तब उच्च अधिकारियों के पास मामला पहुंचता है और उच्च अधिकारी ACP सीसामऊ निशंक शर्मा वो कहते हैं कि इस लड़की को जो गोद लिया गया था वो गैर कानूनी तरीके से लिया गया था। गोद लेने की प्रक्रिया सारा और कारा संस्था के माध्यम से होती है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, ऐसा कोई पत्र नहीं मिला जिसके आधार पर कह सकें कि इन्होंने इस लड़की को सही तरीके से गोद लिया था। जिस घर में 2 बेटे होते हैं उस घर में किसी भी बेटी को गोद लेने की कोई अनुमति होती ही नहीं है। इसके बावजूद भी पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है। इसमें माँ बाप का कितना दोष है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने जब इस मामले को गंभीरता से लिया तो दोनों सगे भाइयों को घर से निकाल दिया गया था, भाग गए थे। उन्हें बांदा से गिरफ्तार कर 16 अगस्त 2022 को जेल भेज दिया और साथ ही उनके विरुद्ध जो धाराएं लगाई हैं वो वाकई बहुत कठोर धाराएं हैं, जिनमें IPC की धारा 376 2 ब्रैकेट में N, इस धारा का मतलब होता है कि बार बार किसी लड़की के साथ दुष्कर्म पर दुष्कर्म करना, यानी कि बलात्कार पर बलात्कार करना, क्योंकि लड़की लगातार 2 साल से इसी समस्या से पीड़ित थी, परेशान थी। 354 की धारा लगाई गई है, 506 पोक्सो एक्ट की धारा और IT एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं 67A, ताकि इसकी लड़की का जो वीडियो उतारा गया था, इसकी नग्न न्यूड पिक्चर जो बनाई गई थी, जिसके आधार पर लगातार इसके साथ रेप पर रेप जो किया जा रहा था। पुलिस की कोशिश है, पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में जितने भी दोषी हैं, चाहे वो SHO हो, चाहे वो लड़की के माँ बाप हो, चाहे वो उसके दोनों भाई हों, किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सभी के विरुद्ध मामले की जांच चल रही है। कोर्ट में जल्द से जल्द चार्जशीट लगाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं ये आपको देखना बेहद ज़रूरी है। यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। और आजकल सोशल मीडिया पर जिस तरह की फुअड़ता, पाश्चात्य संस्कृति की जो वीडियो आती हैं, पॉर्न वीडियो आती हैं, वो आसानी से खुल तो जाती हैं, लेकिन एक बार उसकी लत लग जाती है तो वो आसानी से छूटते नहीं हैं। इन दोनों सगे भाइयों के साथ भी ऐसा ही होता है और अपने घर के अंदर ही अपनी ही सौतेली बहन के साथ लगातार क्राइम पर क्राइम करते चले जा रहे थे। इसलिए बच्चों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जाते जाते कुछ लोगों ने अपील की थी कि उनका नाम लिया जाए। सबसे पहले में एक व्यक्ति हैं जो कि मेरठ में के रहने वाले हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं। नाम है आसिफ माही, और जो एक सॉन्ग हैं गुनगुनाते हैं, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये गाना इसलिए बताया क्योंकि मैं जब कहीं लंबे सफ़र में निकलता हूँ तो मैं अक्सर इस गाने गुनगुनाता हूँ। इस गाने को मैं सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे तेजपाल हैं राकेश, बालाराम गुर्जर, प्रदीप कुमार, अरुण यादव, विपिन कुमार, संजीव सिंह, शंकर नाथ, राहुल, शरीफुद्दीन, प्रमोद यादव, देव बाबा, धर्मेंद्र भगत, विपिन कुमार, मोहम्मद सोहराब, तालिब खान, अमर दिवांगन, विशाल, सूरज कुमार, राज भाई, प्रभात कुमार पोद्दार, सुरेश सैनी, मोहम्मद हसनान, कासिम अली, आनंद कुशवाहा, राकेश, कयूम मलिक, सुजीत कुमार, सैयद आलम, अवधेश, अमन सिद्दीकी,
और बिरजू प्रसाद शाह, अंकित कुमार, सरफराज, वसीम खान, निखिल कुमार, कमलेश यादव, आलम, संध्या निषाद, सुनील जंगड़े, लालू यादव, श्री कृष्ण, कमरुद्दीन सैफ़ी, अमित, मंजर खान, चंदू किन्नेर, सोनू, डॉक्टर जमील उस्मानी, नित्या, उपेंद्र, विशाल, राजेश, योगेंद्र, राजेश यादव, राजन कुमार प्रजापति, बिरजू शाह, साबिर मलिक, शाहिद, आप सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।